घर का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटता है और सामने खड़े हैं वो लोग जिनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। हाथों में नंगी तलवारें और बदन पर मौत के वो खौफनाक टैटू। हीरो की गर्दन पर धारदार चाकू रखा है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी बेफिक्री है, जैसे उसे अपनी जान की नहीं बल्कि अपने टूटे हुए दिल की ज्यादा फिक्र हो। क्या हाल है दोस्तों? आज की ये कहानी सिर्फ बंदूकों और बारूद के शोर की नहीं है। ये कहानी है एक भाई की दूसरे भाई के लिए दी गई उस कुर्बानी की जो नफरत की आग को प्यार के आंसुओं में बदल देती है। हवाई के खूबसूरत लेकिन खतरनाक रास्तों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें समंदर की लहरों पर नाच रही थीं, लेकिन इसी खूबसूरती के बीच एक भयानक हादसा होने वाला था। एक सुनसान सड़क पर प्राइवेट डिटेक्टिव वॉल्टर हेल की गाड़ी खड़ी थी। वो किसी बड़े राज का पता लगाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन शायद वो राज उनकी जान से भी ज्यादा कीमती था। तभी अचानक एक नीले रंग की वैन पूरी रफ्तार के साथ उनकी ओर बढ़ती है। बिना ब्रेक लगाए, बिना किसी हिचकिचाहट के वो भारी भरकम गाड़ी वॉल्टर को अपनी चपेट में ले लेती है। धातु के टकराने की आवाज और टायरों की चीख के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसे हिट एंड रन का नाम देकर दबा दिया जाने वाला था। उधर दूसरी तरफ ओक्लाहोमा में वॉल्टर का बेटा जॉनी एक अलग ही जंग लड़ रहा था। ये जंग बंदूकों से नहीं बल्कि जज्बातों से लड़ी जा रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना अपना सामान बांधकर उसे छोड़कर जा रही थी। जॉनी की आंखों में नमी थी और वो उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो स्पेनिश में उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में पुर्तगाली बोल जाता है। उसका ये बचपना उसकी मासूमियत को दर्शाता था, लेकिन वैलेंटीना का फैसला अटल था और वो दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। जॉनी का दिल टूट चुका था और तभी उसे एक और बुरी खबर मिलती है। फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ उसकी भाभी लीला थी। लीला उसे बताती है कि उसके पिता वॉल्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जॉनी के लिए ये खबर किसी सदमे जैसी थी, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके पिता जिंदा थे। उसने सालों से अपने पिता और अपने सौतेले भाई जेम्स से बात नहीं की थी। रिश्तों की ये खामोशी एक गहरे समंदर की तरह उनके बीच फैली हुई थी। अभी वो इस खबर को हजम भी नहीं कर पाया था कि उसके घर पर याकुजा का हमला हो जाता है। 2 खतरनाक गुंडे घर में घुस आते हैं और एक पार्सल की मांग करते हैं। जॉनी, जो पहले से ही परेशान था, उन पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। घर का फर्नीचर टूटता है, कांच बिखरता है और लात घूंसों की बरसात होती है। लेकिन जॉनी, जो एक सस्पेंडेड पुलिस वाला है, अकेले ही उन दोनों को धूल चटा देता है। इस हमले ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसके पिता की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। दूसरी ओर हवाई में जेम्स अपनी अनुशासित दुनिया में जी रहा था। वो एक नेवी सील है, सख्त, उसूलों का पक्का और बेहद संजीदा। जब उसे पिता की मौत की खबर मिलती है तो उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आते। वो अपनी भावनाओं को एक मजबूत दीवार के पीछे छुपा कर रखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी सवालों के घेरे में था। जॉनी फैसला करता है कि उसे हवाई जाना ही होगा, सिर्फ अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए नहीं, बल्कि उस सच का पता लगाने के लिए जिसने उसके घर पर मौत के सौदागरों को भेजा था। जब जॉनी हवाई पहुंचता है तो बरसों बाद दोनों भाई आमने सामने होते हैं। हवाई अड्डे का वो मंजर बेहद तनावपूर्ण था। जेम्स की आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी, जबकि जॉनी का वही पुराना बेफिक्र अंदाज था। दोनों के बीच की दूरियां साफ महसूस की जा सकती थीं। वॉल्टर के अंतिम संस्कार में माहौल गमगीन था। वहां गवर्नर पीटर माहो भी मौजूद थे, जो परिवार के पुराने दोस्त माने जाते थे। जेम्स और जॉनी कब्र के पास खड़े थे, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। सिर्फ खामोशी थी जो चीख चीख कर उनके दर्द को बयां कर रही थी। वहां उनकी मुलाकात नानी से होती है,
जो गवर्नर के लिए काम करती है। नानी की बातों से उन्हें एहसास होता है कि हवाई की जमीन पर कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाई वॉल्टर के अपार्टमेंट में जाते हैं। वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर बिखरा पड़ा था, मानो किसी तूफान ने वहां तबाही मचाई थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें टेढ़ी थीं और दराजें खुली पड़ी थीं। साफ था कि कोई वहां कुछ ढूंढने आया था, कुछ ऐसा जो वॉल्टर ने छिपा रखा था। जेम्स का मानना था कि ये सब वॉल्टर की लापरवाही का नतीजा है, लेकिन जॉनी की पुलिस वाली नज़रें कुछ और ही देख रही थीं। उसे यकीन था कि ये एक मर्डर है जिसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। दोनों भाइयों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जेम्स को लगता है कि जॉनी हर चीज़ में साजिश ढूंढता है, जबकि जॉनी को लगता है कि जेम्स सच्चाई देखने से डर रहा है। इसी दौरान उनकी मुलाकात वॉल्टर के अजीबोगरीब सहायक पिका से होती है। पिका एक गंजा और डरपोक इंसान है, लेकिन वो वॉल्टर का वफादार था। जांच का सिलसिला आगे बढ़ता है और दोनों भाइयों को एक सुराग मिलता है। वॉल्टर के घर में रखे एक पुराने सर्फ बोट के अंदर उन्हें कुछ दस्तावेज छिपे हुए मिलते हैं। ये एक कसीनो और रिजॉर्ट का नक्शा था जो हवाई की पवित्र ज़मीन पर बनाया जाना था। ये खोज उन्हें हैरान कर देती है, क्योंकि हवाई में जुआ खेलना गैर कानूनी है। जॉनी समझ जाता है कि उसके पिता ने किसी बहुत बड़ी मछली की पूंछ दबा दी थी। अब उन्हें उस नीली वैन की तलाश थी जिसने वॉल्टर को कुचला था। जेम्स अपनी नेवी की तकनीक का इस्तेमाल करता है और जॉनी अपने पुलिस वाले दिमाग का। दोनों का तरीका अलग था, लेकिन मंजिल एक ही थी। पिता की मदद से उन्हें पता चलता है कि वो नीली वैन एक जापानी कंपनी हयाशी इंपोर्ट्स के नाम पर है, यानी कि याकुजा का कनेक्शन साफ नजर आने लगा था। इसी बीच दोनों भाई एक छोटे से स्थानीय समुदाय में पहुंचते हैं। वहां एक बूढ़ी महिला, जिसे सब आंटी कहते हैं, उन्हें उस जमीन का सच बताती है। वो जमीन पुरखों की अमानत थी, जिसे विदेशी डेवलपर्स हड़पना चाहते थे। आंटी की आंखों में अपनी जमीन को खोने का डर साफ दिख रहा था। जेम्स का दिल पसीज जाता है। उसे एहसास होता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि हवाई के अस्तित्व की लड़ाई है। जॉनी और जेम्स को खबर मिलती है कि शहर का सबसे बड़ा डेवलपर मार्कस रोबिशॉक एक पार्टी दे रहा है। उन्हें शक था कि मार्कस ही उस अवैध कसीनो का मास्टरमाइंड है। दोनों भाई भेस बदलकर पार्टी में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं। जॉनी एक वेटर की ड्रेस पहनता है जो उस पर काफी अजीब लग रही थी। जेम्स भी कुछ कम नहीं लग रहा था। उसका सख्त चेहरा वेटर के काम से मेल नहीं खा रहा था। पार्टी की चकाचौंध के बीच वे दोनों सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं। शैंपेन के गिलास और महंगी साड़ियों के बीच खतरा हर तरफ मंडरा रहा था। जॉनी अपनी चालाकी से मार्कस की पत्नी मोनिका तक पहुंचता है। मोनिका की बातों से उसे पता चलता है कि वॉल्टर को मार्कस और मोनिका दोनों ने हायर किया था। वे दोनों एक दूसरे पर शक करते थे और एक दूसरे की जासूसी करवा रहे थे। ये मामला अब और भी पेचीदा हो गया था। पति पत्नी के झगड़े में वॉल्टर की जान चली गई थी, या फिर कहानी कुछ और ही थी। उधर जेम्स का सामना याकुजा के लीडर नाकामुरा से होता है। नाकामुरा की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक और मौत का सन्नाटा था। जेम्स समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसकी कंपनी की वैन ने वॉल्टर को मारा था। पार्टी से निकलते ही हालात बेकाबू हो जाते हैं। याकुजा के गुंडे उनका पीछा करने लगते हैं। हवाई की सड़कों पर एक भयानक कार चेज शुरू हो जाती है। टायरों के जलने की बदबू और गोलियों की तड़तड़ाहट से हवा गूंज उठती है। जॉनी गाड़ी चला रहा था और जेम्स उस पर चिल्ला रहा था। दोनों भाई मौत के मुंह में भी अपनी नोकझोंक बंद नहीं कर रहे थे। एक संकरी सड़क पर दुश्मनों की गाड़ियां उन्हें घेर लेती हैं। गोलियां उनके कार के शीशे तोड़ देती हैं, कांच के टुकड़े उनके चेहरों को खरोच देते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है। एक रॉकेट लॉन्चर से उनकी कार को उड़ा दिया जाता है। आग की लपटें आसमान को छूती हैं और कार हवा में कई बार पलटती हुई गिरती है। धुएं और धूल के गुबार के बीच सब कुछ धुंधला हो जाता है। जॉनी और जेम्स किसी तरह मलबे से बाहर निकलते हैं
उनके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। जेम्स गुस्से में जॉनी पर झपटता है। तुमने मेरी कार उड़ा दी। जॉनी, जो खुद दर्द से करा रहा था, जवाब देता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है भाई। सड़क पर बिखरे मलबे और आग के बीच दोनों भाई हाँफ रहे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थीं। तभी पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। डिटेक्टिव रेनाट वहां पहुंचते हैं। रेनाट एक चिड़चिड़ा और पुराना पुलिस वाला है जो इन दोनों भाइयों को फूटी आंख नहीं सुहाता। वो उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने और तबाही मचाई तो वो उन्हें जेल में डाल देगा। लेकिन जॉनी और जेम्स अब रुकने वाले नहीं थे। अगले दिन जॉनी मोनिका से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मोनिका की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसे मार दिया गया था ताकि वो अपना मुंह न खोल सके। जॉनी को लगता है कि मार्कस ने ही अपनी पत्नी का खून किया है। गुस्से में पागल होकर वो मार्कस के घर पहुंचता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा गार्ड उसे बुरी तरह पीटते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। जॉनी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उसका चेहरा सूजा हुआ था और होंठ फटे हुए थे। अंधेरी कोठरी में बैठा जॉनी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो पुराना दर्द फिर से हरा हो गया था। जेम्स अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके जॉनी को जेल से बाहर निकालता है। जेल के बाहर समंदर किनारे दोनों भाइयों के बीच का बांध टूट जाता है। सालों से जमा हुआ गुस्सा और दर्द आंसुओं के साथ बाहर आता है। जॉनी चिल्लाता है कि वो अपनी माँ की हत्या को कभी नहीं भूल पाया था। उसे लगता था कि जेम्स ने उसे अकेला छोड़ दिया था। तब जेम्स एक ऐसा सच बताता है जो जॉनी की रूह को झकझोर देता है। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था जॉनी, मैंने तुम्हें बचाने के लिए दूर भेजा था। जेम्स बताता है कि सिंडिकेट, वही अपराधी गिरोह जिसने उनकी माँ को मारा था, वो जॉनी के पीछे भी पड़ा था। जेम्स ने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपने ही रिश्ते की बलि दे दी थी। हवाओं में नमक की महक के साथ दोनों भाइयों के आंसुओं ने उनके बीच की कड़वाहट को धो दिया। उस पल वो सिर्फ डिटेक्टिव या नेवी सील नहीं थे, वो बस दो डरे हुए बच्चे थे जो एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तभी जॉनी का फोन बजता है। वैलेंटीना का कॉल था। वो बताती है कि वॉल्टर का एक और पार्सल उसके पास ओक्लाहोमा में पहुंचा है। वैलेंटीना खुद हवाई आती है और वो पार्सल जॉनी को देती है। उसमें एक फ्लैश ड्राइव थी जो वॉल्टर की डिजिटल तिजोरी की चाबी थी। लेकिन तभी याकूजा का एक और हमला होता है। होटल के कमरे में घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। वैलेंटीना भी किसी से कम नहीं थी, वो भी लड़ाई में उनका साथ देती हैं। फ्लैश ड्राइव को डिकोड करने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। गवर्नर महो भ्रष्टाचार के दलदल में गले तक डूबा हुआ था। वो मार्कस और याकूजा के साथ मिलकर कैसीनो को वैध बनाने के लिए घूस ले रहा था। वॉल्टर को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। तभी मार्कस का फोन आता है। उसकी आवाज़ में शैतानी हंसी थी। उसने लीला और नानी का अपहरण कर लिया था और उनकी जान के बदले वो फ्लैश ड्राइव मांग रहा था। जेम्स का खून खौल उठता है। उसका परिवार खतरे में था। जॉनी अपने भाई के कंधे पर हाथ रखता है और दोनों की आंखों में एक ही मकसद दिखाई देता है। अब बात सबूतों की नहीं थी, अब बात आर पार की थी। दोनों भाई मार्कस के किलेनुमा घर की तरफ बढ़ते हैं। रात के अंधेरे में वो मौत के साए की तरह आगे बढ़ रहे थे। गार्ड्स को भनक तक नहीं लगती जब एक एक करके वो ढेर होने लगते हैं। जेम्स की खामोश अप्रोच और जॉनी का बेबाक हमला, दोनों मिलकर दुश्मनों के लिए काल बन जाते हैं। घर के अंदर का नज़ारा भयानक था। लीला और नानी को बंधक बनाकर रखा गया था। उनके चेहरों पर खौफ था। मार्कस और नाकामूरा बंदूकें तानकर खड़े थे। फ्लैश ड्राइव दो, वरना ये सब मारे जाएंगे, मार्कस चिल्लाता है। जॉनी धीरे से आगे बढ़ता है। उसके हाथ में वो ड्राइव थी, लेकिन उसकी आंखों में एक इशारा था जिसे सिर्फ जेम्स ही समझ सकता था। जैसे ही जॉनी ने ड्राइव फेंकी, जेम्स ने बिजली की रफ्तार से गोली चलाई। थाएं थाएं, मार्कस के हाथ से बंदूक गिर जाती है। पूरा कमरा युद्ध के मैदान में बदल जाता है। जॉनी छलांग लगाकर नाकामूरा से भिड़ जाता है। दोनों के बीच मौत का नंगा नाच होता है। घूंसे, लात और कांच टूटने की आवाज़ें गूंजती है।
नाकामुरा अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन जॉनी इस बार तैयार था। वो बड़ी चालाकी से वार बचाते हुए नाकामुरा को एक जोरदार किक मारता है। उधर जेम्स मार्कस से निपट रहा था। मार्कस भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक नेवी सील से बचना नामुमकिन था। जेम्स उसे दबोच लेता है और एक ही वार में उसका खेल खत्म कर देता है। लीला और नानी को आज़ाद कराया जाता है। जेम्स अपनी पत्नी को गले लगाता है, उसकी आंखों से राहत के आंसू बह निकलते हैं। पुलिस और FBI वहां पहुंचती है। गवर्नर महो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका भ्रष्टाचार अब दुनिया के सामने था, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सिंडिकेट का लीडर भी पकड़ा जाता है। वो जॉनी को उस आदमी का नाम बताता है जिसने उनकी मां को मारा था। जॉनी के हाथ में वो कागज का टुकड़ा था जिस पर उसके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन का नाम था। सबकी नजरें जॉनी पर टिकी थीं। क्या वो बदले की आग में जलेगा? जॉनी उस कागज को देखता है, फिर अपनी माँ की मुस्कान को याद करता है। वो बारबेक्यू की आग में उस कागज को डाल देता है। कागज धीरे धीरे जलकर राख हो जाता है और उसके साथ ही जॉनी का बरसों पुराना गुस्सा भी। उसने माफ नहीं किया था, लेकिन उसने खुद को नफरत से आज़ाद कर लिया था। समंदर की ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में तारे चमक रहे थे। सब लोग एक साथ बैठे थे, हंस रहे थे, खाना खा रहे थे। वॉल्टर ने डिजिटल वॉलेट में अपने बेटों के लिए लाखों डॉलर छोड़े थे। जॉनी और जेम्स ने फैसला किया कि वो हवाई में ही रहेंगे, एक साथ, एक परिवार की तरह। वैलेंटीना भी जॉनी के पास वापस आ गई थी और जेम्स ने मान लिया था कि उसका भाई थोड़ा पागल है पर दिल का साफ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। एक ऐसी कहानी जो बारूद के धुएं से शुरू हुई और समंदर की लहरों की शांति पर खत्म हुई। इसने हमें सिखाया कि खून के रिश्ते कागज के नक्शों से ज्यादा गहरे होते हैं और कभी-कभी सच्ची दौलत बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उस परिवार में होती है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहे। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कहानी के साथ।